चलिए अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। देखो मैग्नीशियम को यूज किया ग्रिग्नार्ड ने, और ग्रिग्नार्ड ने मैग्नीशियम के यूज के साथ में किस तरह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन की बात की, वो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट यूज ऑफ मैग्नीशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम, दैट इज रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। आप ध्यान दें, देखो ग्रिग्नार्ड्स की अगर बात की जाए तो ग्रिग्नार्ड्स ने सजेस्ट किया कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में लेते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यू विल गेट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX, दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, व्हिच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, when alkyl halide is reacted with magnesium in dry ether, an organometallic compound is formed, that is RMgX. And when this RMgX is reacted with alkyl halide, जब आप RMgX की रिएक्शन फर्दर alkyl halide के साथ में लेते हैं, तो आप ध्यान देना एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की अगर बात की जाए तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और जैसा कि मैंने डिस्कस किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आर पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखो इस केस में अगर बात की जाए तो आर पार्ट इज नेगेटिव, और एल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो इसमें आर पार्ट इज पॉजिटिव। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आर पार्ट इज नेगेटिव, दैट इज रिएक्टिव पार्ट, सिंस इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर तो क्या होगा, देखो जब ये RMgX इस RX के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो इस R पार्ट की टेंडेंसी होगी मेटल मैग्नीशियम से सेपरेट होकर इस अल्काइल ग्रुप के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इस तरह से क्या होगा, देखो दिस R नेगेटिव पार्ट विल गेट कंबाइंड विद R पॉजिटिव एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट RR। इस तरह से यहां पर रिएक्शन में RR फॉर्मेशन होगा एंड दैट इज प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर वी गेट प्रोडक्ट RR। यू कैन सी दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस आल्सो वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट दैट इज RR, and for it RX is first reacted with magnesium in dry ether, that gives RMgX as the product that is known as Grignard's reagent, that is an organometallic compound, and when this organometallic compound is reacted with RX we get product similar to Woods reaction, that is RR। अब एक बात ध्यान देना, देखो हमने कहा कि इस प्रोसेस में हमने मैग्नीशियम का यूज करके वुड्स के सिमिलर प्रोडक्ट बनाया, तो ठीक है वुड्स के सिमिलर प्रोडक्ट मिला, ये बात तो सही है, लेकिन पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि इसका हम करें क्या। मतलब ठीक है ये तो वुड्स रिएक्शन में भी हो रहा है ना भाई, ये प्रोडक्ट तो हमें वुड्स रिएक्शन में मिल रहा है, तो हम इस प्रोसेस को सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्यों यूज करें भाई, ऐसी क्या स्पेशल बात है, या ऐसा क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, या ऐसा क्या स्पेशल फीचर इस रिएक्शन का हमें मिलेगा कि हम वुड्स रिएक्शन के थ्रू RR फॉर्मेशन ना करके हम इस रिएक्शन का यूज करें RR फॉर्मेशन के लिए। तो कोई स्पेशल बात होनी चाहिए, अगर स्पेशल बात है तो बताओ। तो अब आप ध्यान देना स्पेशल बात क्या है, ध्यान देना जैसा कि मैंने आपसे कहा इन वुड्स रिएक्शन, इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन द रिएक्शन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। आप याद करें हमने डिस्कस किया है वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, बट दिस प्रोसेस कैन बी एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। आप इसके थ्रू अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वुड्स में अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है, देखो वुड्स में हमने डिस्कस किया था कि मान लो अगर आपको R1R2 अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको टू टाइप के अल्काइल हैलाइड मिक्स करने होंगे, R1X एंड R2X, राइट? And that mixture of two types of halide will be reacted with sodium and dry ether, then we'll get R1R2 as product. But not only R1R2, additionally we will get R1R1 and R2R2 also as product. और यही प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन R1R2 का फॉर्मेशन करेंगे तो साथ में हमें R1R1 और R2R2 भी मिलेंगे। और अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर R1R2 फॉर्मेशन में आपको R1R1 और R2R2 मिलेगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों, देखो उसका रीजन क्या है, ध्यान देना। होता क्या, देखो
जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है RMGX, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एंड दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ RX विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर कैन बी आइसोलेटेड एज प्रोडक्ट। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में बनने वाला जो RMGX है उसे आप एज ए प्रोडक्ट मिक्सचर से आइसोलेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर इस प्रोसेस का कि अगर मैं इस रिएक्शन में बनने वाले RMGX को एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट कर पा रहा हूँ, तो बस फिर तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सपोज R1X इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। हमने यहाँ पर R1X की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि RX रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म RMGX, तो R1X विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म R1MgX। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन से यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा R1MgX। और अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि R1MgX दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी आइसोलेटेड एज प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इस मिक्सचर में से, इस रिएक्शन मिक्सचर में से मैं R1MgX को मैं यहां पर सेपरेट कर लूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन मिक्सचर में से R1MgX को सेपरेट कर लूंगा। और अब सेपरेशन के बाद में हम क्या करेंगे, when this RMGX will be further reacted with RX will get product RR, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट करने के बाद में R1MgX को अब मैं एक अलग कंटेनर में लूंगा, और उस अलग कंटेनर में अब जब मैं ये RX मिक्स करूंगा, तो वो RX तो मेरी चॉइस का कोई भी हो सकता है ना। और ऐसे में आप सोचिए, अगर ये RX में यहां पर R2X मिक्स करता हूं, अगर मैंने यहां पर R2X मिक्स किया तो क्या होगा, देखो दिस R1 नेगेटिव पार्ट विल रिएक्ट विद R2 पॉजिटिव पार्ट टू फॉर्म R1R2। तो इस तरह से मैं यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर लूंगा। और यहां पर अगर बात की जाए R1R1 एंड R2R2 फॉर्मेशन की, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सोचिए R2X और R1X दो अलग अलग कंटेनर में प्रेजेंट है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो R1 पार्ट यहां पर नेगेटिव है, अब दो R1 नेगेटिव तो कंबाइन नहीं होंगे, R2 पार्ट यहां पर पॉजिटिव है तो 2 R2 पॉजिटिव तो कंबाइन नहीं होंगे, कॉम्बिनेशन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। और नेगेटिव पॉजिटिव में अगर बात की जाए तो R1 इज नेगेटिव एंड R2 इज पॉजिटिव, एंड दैट कॉम्बिनेशन विल ओनली प्रोड्यूस R1R2। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर R1R1 और R2R2 फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? This is the reason why this process can be an appropriate method to prepare unsymmetrical alkane R1R2। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? जबकि आप देखो वुड्स में ऐसा नहीं था। अब ये पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है कि सर वुड्स में भी तो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कही थी, भाई वुड्स में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना था RNA। तो एक पॉइंट ये आता है कि फिर तो हम क्या करें, वुड्स रिएक्शन में भी क्या करें, R1X की रिएक्शन सोडियम के साथ में लें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ध्यान देना, अब मैं फिर से वुड्स रिएक्शन पर आ रहा हूं। ऐसा फिर एक पॉइंट माइंड में आता है कि ठीक है, फिर तो जैसा हम यहां कर रहे हैं वैसा ही हम वुड्स रिएक्शन में भी करें कि R1X की रिएक्शन सोडियम के साथ में लें, तो हमें यहां पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा RNA। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा R1Na, राइट। तो एक पॉइंट ये आता है कि जैसे हमने RMGX को यहां पर आइसोलेट किया एज अ प्रोडक्ट, वैसे ही मैं यहां पर भी R1Na को आइसोलेट कर लूं एज ए प्रोडक्ट। यहां पर भी मैं क्या करना चाहूंगा, सेम प्रोसेस में, जैसे यहां पर मैं R1MgX को आइसोलेट करने की बात कर रहा हूं, मिक्सचर से सेपरेट करने की बात कर रहा हूं, वैसे ही मैं यहां पर चाहूंगा कि मैं इस R1Na को मिक्स कर दूं। और अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तब तो मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंट कंटेनर में अब केवल R1Na प्रेजेंट है, और मैं अगर यहां पर R2X मिक्स कर दूं, तो फिर तो यहां पर भी R1R2 बन जाएगा, और यहां पर भी R1R1 एंड R2R2 फॉर्मेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर ये कि दिस R1Na कैन नॉट बी आइसोलेटेड एज प्रोडक्ट। यही तो डिफरेंस है, इस R1Na को आप यहां पर एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, जबकि R1MgX को हम आइसोलेट कर पा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखो R1Na का यहां पर एज ए प्रोडक्ट आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही R1Na का फॉर्मेशन होगा, सुनिएगा इस बात को, जैसे ही R1Na का फॉर्मेशन होता है, ये सेम रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट R1X के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन RR फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा।
तो यहां पर हम R1Na को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे एज ए प्रोडक्ट, और अगर आइसोलेट नहीं कर पाएंगे तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में जो भी अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा वो उसके साथ में रिएक्ट करके वहीं पर RR का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, जबकि RMGX में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। RMGX में हम बात करें कि इट कैन बी आइसोलेटेड एज प्रोडक्ट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि RMGX को तो हम आइसोलेट कर पा रहे हैं बट RNA को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज RMGX इज लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। RMGX की अगर बात की जाए तो इट इज लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाइल RNA की अगर बात की जाए तो इट इज मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जबकि RMGX is less reactive organometallic compound and their reactivity can be simply compared with the electropositive nature of metals। आप सोचिए RMGX में मेटल मैग्नीशियम प्रेजेंट है और RNA में मेटल सोडियम प्रेजेंट है, which is more electropositive metal। दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा है? सोडियम का। और सोडियम का क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है तो इसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, और सोडियम में अगर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है तो उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और मेटल में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी आर पार्ट की उस मेटल के साथ में एसोसिएटेड रहने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। आर पार्ट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऐसे मेटल से आर पार्ट के सेपरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि आर पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड चाहता है। तो जब मेटल में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो आर पार्ट की ऐसे मेटल से सेपरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब सेपरेट होकर रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसलिए हम बात करते हैं कि RNA इज मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज कंपेयर टू RMGX। RMGX के कंपैरिजन में एल्काइल सोडियम इज मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ध्यान देना क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है इसलिए हम इसे रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, और सेम रिएक्शन कंडीशन में इसी रिएक्शन कंडीशन में ये RNA क्या करता है, जो मिक्सचर में RX प्रेजेंट है वहीं पर उसी मिक्सचर में RX के साथ में रिएक्ट करके RR फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो RMGX को हम यहां पर एज ए प्रोडक्ट सेपरेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये सेम रिएक्शन कंडीशन में जो भी रिएक्शन कंडीशन हम यहां पर मेंटेन कर रहे हैं RMGX फॉर्मेशन के लिए, उस सेम रिएक्शन कंडीशन में ये RX के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। RMGX को आप सेपरेट करेंगे, रिएक्शन कंडीशन स्लाइटली चेंज करेंगे। एक्चुअली टेंपरेचर में स्लाइटली वेरिएशन आता है, स्लाइटली टेंपरेचर हम इंक्रीज करके जिस भी टेंपरेचर कंडीशन में हमने RMGX बनाया है उससे स्लाइटली टेंपरेचर इंक्रीज करके आप RMGX को सेपरेट करके जब RX के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये RR फॉर्मेशन होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली द की डिफरेंस इन बोथ द रिएक्शंस इज in case of Wood's reaction the organometallic compound formed during the reaction, that is RNA, cannot be isolated as product. So in the same reaction condition that will react with RH to form RR. जबकि मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं है। The respective organometallic compound RMGX can be separated as a product because in the same reaction condition it will not react with RX। जब आप इसे सेपरेट करेंगे अलग कंटेनर में, जब आप RX मिक्स करेंगे ऑफ योर चॉइस, और स्लाइटली जब आप यहां पर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो ये RX के साथ में रिएक्ट करके RR फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। क्या बात क्लियर होगी? अब आप सोचिए अगर मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इस RMGX को सेपरेट कर पा रहा हूं तो बस फिर तो मुझे टेंशन ही नहीं है। मैं RMGX बनाने के लिए R1X यूज कर रहा हूं, मैंने इसको सेपरेट किया, एक अलग कंटेनर लिया, और अब जो मैं RX मिक्स करूंगा वो मेरी चॉइस का कोई भी हो सकता है। तो अगर वो मैंने R2X मिक्स किया तो आई विल गेट R1 R2, दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो ये प्रोसेस यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए एक एप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है जो वुड्स में नहीं था। क्या बात क्लियर हो रही है? क्योंकि आप सोचिए अगर मैं इस RNA को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं और मुझे अगर R1 R2 बनाना है तो फिर तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसका सेपरेशन इस मिक्सचर से पॉसिबल नहीं है और इसी रिएक्शन कंडीशन में ये RX के साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो फिर तो मुझे इसी मिक्सचर में R2X में मिक्स करना पड़ेगा। और अगर मैं सेम मिक्सचर में R1X और R2X दोनों लूंगा, दोनों तरह के हैलाइड अगर एक ही कंटेनर में प्रेजेंट होंगे तब तो मिक्सचर R1 R1 R2 R2 R1 R2 तीनों का मिक्सचर फॉर्म होगा। क्लियर बात ये? तो ये यहां पर डिफरेंस है, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। तो एक पॉइंट आता है कि जब वुड्स रिएक्शन के सिमिलर अगर हम इस प्रोसेस में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, हम इसको क्यों यूज करें, क्या इसमें स्पेशल फीचर है।
तो इस प्रोसेस का स्पेशल फीचर ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए भी ये एक एप्रोप्रिएट मेथड होगा। क्लियर होगी बात ये। और बाकी तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, मैकेनिज्म तो सेम रहेगी जैसा हमने वुड्स में डिस्कस किया है। तो अल्टीमेटली अब आप ध्यान देना, देखो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया, अगर ये की डिफरेंस आपको वुड्स रिएक्शन में और इस प्रोसेस में समझ में आया, तो आप ध्यान देना मुझे फिर आप ये बताएं कि इसका मतलब अगर मैं आरएक्स की रिएक्शन सोडियम के साथ में लेता हूं, आरएक्स की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ में लेता हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आरएनए या आरआर? आंसर है आरआर, क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो उसी रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट आरएक्स के साथ में रिएक्ट करके आरआर फॉर्मेशन कर देगा। तो इस केस में तो प्रोडक्ट हम आरआर बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको आरएक्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में दी जाए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्वेश्चन है इस केस में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? क्या इस केस में भी आरआर बनेंगे? आंसर है नो। इस केस में हम प्रोडक्ट बनाएंगे आरएनजीएक्स, क्योंकि जिस रिएक्शन कंडीशन में हम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आरएनजीएक्स बना रहे हैं, सेम रिएक्शन कंडीशन में ये आरएक्स के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ये तो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आरएनजीएक्स एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव देन आरएनए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, अगर इस आरएनजीएक्स की फर्दर आपको रिएक्शन आरएक्स के साथ में दी जाए, अगर इस आरएनजीएक्स की रिएक्शन फर्दर आपको आरएक्स के साथ में दी जाए, तब आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे आरआर। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये इन दोनों में की डिफरेंस है आरआर फॉर्मेशन में। इसका मतलब देखो, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस की डिफरेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन में आरआर का बनना इज सिंगल रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आरआर का बनना इज सिंगल रिएक्शन, जबकि इस केस में आरआर का बनना इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। क्या दो रिएक्शंस हैं? पहली रिएक्शन में आरएनजीएक्स बनेगा, दूसरी रिएक्शन में जब आरएनजीएक्स की रिएक्शन आप आरएक्स के साथ में कराओगे तो आरआर बनेगा। क्या बात क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में आरआर का बनना इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, जबकि वुड्स रिएक्शन में आरआर का बनना इज सिंगल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन में आपको आरआर मिलेगा, जबकि यहां पर आरआर आपको सिंगल रिएक्शन में नहीं, टू रिएक्शंस में आपको मिलेगा। क्लियर बात है? क्वेश्चन है अगर हमें ये आरएक्स ना दिया जाए तो, अगर ये आरएक्स हमें फर्दर रिएक्शन के लिए ना दिया जाए तो फिर हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आरएनजीएक्स हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अल्टीमेटली आप देखो, आरएनजीएक्स का बनना इज वन ऑफ द रिएक्शन एंड फर्दर आरआर का बनना इज सेकंड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में रिएक्शन कंडीशन में स्लाइट डिफरेंस आता है टेम्परेचर में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर आरआर का बनना इज नॉट सिंगल रिएक्शन, यहां पर आरआर का बनना इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। अब आप सोचिए, अगर ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो फिर तो मैं क्या करूंगा? फिर तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैंने अगर आरएक्स लिया है और मुझे अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है, ध्यान देना, मुझे अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो यहां तो मैं ले लूंगा आरएक्स, तो मुझे मिल जाएगा आरएनजीएक्स। और अब जब मैं सेकंड रिएक्शन में आरएक्स यहां पर लूंगा तो वो आरएक्स मेरी चॉइस का कोई भी हो सकता है, और मैं अगर यहां पर आर डैश एक्स ले लेता हूं तो मुझे यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा आर आर डैश, दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर बात ये? सो दिस इज व्हाट is the importance of this reaction. The reaction can be used, the process can be used to prepare unsymmetrical alkane also. और symmetrical alkane में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये इस प्रोसेस में और वुड्स रिएक्शन में डिफरेंस रहेगा। ये इसका की फीचर है जो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बनाता है एज कंपेयर टू वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, आप ध्यान देना। देखो यहां पर भी हम मेटल यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और जैसा कि हमने डिस्कस किया है, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन सप्लायर। तो यहां पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इटसेल्फ इट विल कन्वर्ट इनटू Mg+2, राइट? बस अब क्या होगा देखो, एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो एल्काइल हैलाइड में ईएन डिफरेंस के बेसिस पर R पार्ट इज पॉजिटिव एंड X पार्ट इज नेगेटिव। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस डेफिशिएंट साइड पर ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने के साथ में बॉन्ड ब्रेक होगा। और ध्यान देना, इस बॉन्ड के ब्रेक होने और 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने के साथ में ये R पार्ट तो कन्वर्ट हो जाएगा R नेगेटिव में।
और x यहां से सेपरेट होगा x नेगेटिव के फॉर्म में। और अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर अगर आप केटाइन चेक करेंगे तो इट इज +2, और अनायन की अगर बात की जाए तो देयर आर 2 अनायंस इन द रिएक्शन मिक्सचर, R नेगेटिव एंड X नेगेटिव। क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये +2 है तो -2 के साथ कंबाइन होगा, और -2 में एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो अल्टीमेटली यहां पर हम बात करेंगे देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ R नेगेटिव Mg+2 and X negative, and this combination will result in formation of RMgX, that is an organometallic compound, and this organometallic compound is known as Grignard's reagent. It is known as Grignard's reagent. Very important. This organometallic compound is known as Grignard's reagent. और अब आप ध्यान देना, देखो RMgX फॉर्मेशन, RMgX का फॉर्मेशन इज वन ऑफ द रिएक्शन, और जिस रिएक्शन कंडीशन में आपने RMgX बनाया है, सेम रिएक्शन कंडीशन में ये RX के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपको RX के साथ में इस RMgX को रिएक्शन करवाना है तो वो एक अलग रिएक्शन कंडीशन होगी, जिसमें मैंने आपसे कहा कि स्लाइटली हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और अब आप ध्यान देना, अब मैं अगर यहाँ पर इसकी फर्दर रिएक्शन RX के साथ में लेना चाहता हूँ, और अगर उसके लिए हम बात करें कि अब ये एक डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन होगी, तो फिर तो इस RMgX की रिएक्शन जब मैं डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में RX के साथ में लूंगा, तो ये RX अब मेरी चॉइस का कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी R-X। क्लियर हो रही बात ये? बस अब आप देखो, इन RX R पार्ट इज पॉजिटिव, EN डिफरेंस के बेसिस पर R पार्ट इज पॉजिटिव, X पार्ट इज नेगेटिव, और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, R पार्ट, और R पार्ट पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, R पार्ट नेगेटिव है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो R पार्ट इज नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट RR-, that is the product similar to Wood's reaction. But the important point is this process can also be used in preparation of unsymmetrical alkane. Clear बात ये? So this is about formation of Grignard's reagent and its use in formation of RR, that is product similar to Wood's reaction. Clear होगी बात ये? तो इस तरह से आप यहाँ पर Wood's reaction का फॉर्मेशन, Wood's reaction के सिमिलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर? अब एक बात ध्यान देना, देखो इस केस में यहां पर अगर बात की जाए तो हमने RMgX का फॉर्मेशन किया, और RMgX फॉर्मेशन के बाद में हमने इसमें जब फर्दर इसकी रिएक्शन RX के साथ में ली तो प्रोडक्ट हमें RR मिला, राइट? एक बात ध्यान देना, देखो जिस तरह से हम यहां पर इस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड RMgX के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमने कहा कि RMgX इज लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एज कंपेयर टू RNA। ये तो की डिफरेंस है कि हम यहाँ पर RMgX को एज अ प्रोडक्ट आइसोलेट कर पा रहे हैं, और फिर उसकी रिएक्शन जब आप RX के साथ में ले रहे हैं डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में, तो वो RX हमारी चॉइस का कोई भी हो सकता है, और इस तरह से हमने यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन की बात की है। बिल्कुल इसी इंपॉर्टेंस के साथ में हमारे पास और भी ऑप्शंस है रिएक्शंस के। अब मैं यहाँ पर सेकंड मेटल यूज करने की बात कर रहा हूँ, दैट इज जिंक। आप ध्यान देना, yes, आप ध्यान देना, when alkyl halide is reacted with zinc in dry ether, we get mixture of two different type of organometallic compounds RZnX and dialkyl zinc। यहां पर भी हमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिलेगा, लेकिन यहां पर हमें दो तरह के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है, RZnX and R2Zn। And either of these two organometallic compounds, both are organometallic compounds, when either of these two organometallic compounds is reacted with RX, when either of these two organometallic compounds is reacted with RX, and this RX can be of your choice, it can be different from the previous RX,
इस आर एक्स से ये आर एक्स डिफरेंट हो सकता है, इट में बी आर डैश एक्स। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दोनों में से किसी भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप आर एक्स के साथ में लेते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में आर पार्ट होता है नेगेटिव, जैसे मान लो आपने ये यूज किया तो इसमें आर पार्ट इज नेगेटिव और आर एक्स में आर पार्ट इज पॉजिटिव, एंड दिस नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन विल अगेन गिव प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। आ रही बात समझ में? और यहां पर भी वही पॉइंट है, अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए ये भी एक एप्रोप्रिएट मेथड है, क्योंकि आप सोचिए इस केस में भी जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड आपको मिला है आरजेएनएक्स या डायल्कल जिंक, क्या मैं कह सकता हूं दीज आर लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सोडियम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से कम होता है, इवन मैग्नीशियम से भी कम होता है। तो ये तो और भी लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अगर लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली, तो हम उसे एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट कर पाएंगे, और आइसोलेशन के बाद में, इसके आइसोलेशन के बाद में हम इसकी रिएक्शन जब आरएक्स के साथ में लेंगे, स्लाइटली रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके, स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ा करके, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा इसमें आरआर। क्लियर हो गई बात? ये चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म तो देखो वैसे ही है, मेटल का फंक्शन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। यहां भी वही देखो, जिंक ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में और कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में। और यहां भी अगर बात की जाए तो एल्काइल हाइड इन विच R पार्ट इज पॉजिटिव, X पार्ट इज नेगेटिव, ये जब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन स्टार्ट होगा इस डेफिशिएंट साइड पर, और इसी के साथ में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस के साथ में यहां पर भी फॉर्मेशन होगा R नेगेटिव और X नेगेटिव का। और फिर से आप देखो जो कैटायन है यहाँ पर वो +2 है, +2 है तो -2 के साथ कंबाइन होगा, और -2 कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पर हमें दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। कौन कौन से आप ध्यान देना। वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कैन बी R नेगेटिव एंड X नेगेटिव with Zn+2. This combination will result in formation of RZnX. But one more combination is observed during this process, that is combination of 2R negative, combination of 2R negative with Zn+2, and this combination gives a different organometallic compound, that is dialkyl zinc. So this is how two different types of organometallic compounds are formed in this process. और ध्यान देना दोनों ही organometallic compound है, both of the compounds are organometallic compounds in which this organometallic compound dialkyl zinc is known as Franklin's reagent. Actually देखो मैग्नीशियम के साथ में जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया वो था ग्रिग्नार्ड, जिंक के साथ में जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया वो था फ्रैंकलिन। So this organometallic compound is known as Franklin's reagent. It is Franklin's reagent. Clear? And either of these two organometallic compounds, suppose Franklin's reagent is reacted with Rx. आप इसमें से कोई भी ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमने फ्रैंकलिन्स रिएजेंट की रिएक्शन Rx के साथ में ली है, और ये Rx आपकी चॉइस का कोई भी हो सकता है, इट में भी R-X। तो देखो डायल्काइल जिंक में अगर बात की जाए तो R पार्ट इज नेगेटिव, क्योंकि ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में तो R पार्ट नेगेटिव है, और एल्काइल हाइड में अगर बात की जाए तो R पार्ट इज पॉजिटिव। दिस नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन विल गिव प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। और ध्यान देना व्हेन Franklin's reagent, that is dialkyl zinc, is reacted with Rx, when Franklin's reagent is reacted with Rx, this reaction is known as Franklin's reaction. This reaction is called Franklin's reaction. It is Franklin's reaction. क्लियर हो गई बात ये? अब एक बात ध्यान देना, देखो जब हमने एल्काइल हाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ में ली थी तो वहां पर रिएजेंट का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो बना था RNA, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, लेकिन वहां पर रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम था वुड्स रिएक्शन। जब हमने मैग्नीशियम का यूज किया तो मैग्नीशियम के केस में रिएक्शन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट रिएजेंट का स्पेसिफिक नेम है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का RMgX का ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट।
और जिंक के केस में आप देखो रिएक्शन का भी स्पेशल नेम है, स्पेसिफिक नेम है, और रिएजेंट का भी स्पेसिफिक नेम है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर जो डायल्काइल जिंक बना उसको तो नेम दिया गया फ्रैंकलिन्स रिएजेंट, एंड व्हेन फ्रैंकलिन्स रिएजेंट इज रिएक्टेड विद Rx द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलिन्स रिएक्शन। मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है देखो नेम्स में। सोडियम के केस में रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कोई स्पेशल नाम नहीं। मैग्नीशियम के केस में रिएक्शन का कोई स्पेशल नाम नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का स्पेशल नाम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और इसमें दोनों का ही स्पेशल नाम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का भी फ्रैंकलिन्स रिएजेंट और रिएक्शन का भी फ्रैंकलिन्स रिएक्शन। अब एक बात ध्यान देना, देखो ये रिएक्शन भी एक तरह से आप कह सकते हैं मैग्नीशियम के सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही है। वहां पर Mg+2, यहाँ पर Zn+2, लेकिन एक डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये आपको मिलेगा कि जब आपने मेटल जिंक यूज किया है तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिले, RZNX एंड डायल्काइल जिंक। जबकि इससे पहले हमने मैग्नीशियम का जब यूज किया, इससे पहले जब हमने मैग्नीशियम का यूज किया तो मैग्नीशियम में हमें केवल RMgX मिला, यहां पर डायल्काइल मैग्नीशियम नहीं मिला। देखो एक बात समझना, RMgX और RZNX ये तो कंपेरेबल हो गए, लेकिन यहां पर RZNX के अलावा एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल रहा है डायल्काइल जिंक। हमने कहा Zn+2 है तो 2R नेगेटिव कंबाइन हो सकते हैं। तो एक पॉइंट ये आता है कि ऐसा तो यहां भी हो सकता है ना, यहां पर भी तो Mg+2 है ना, तो यहां भी 2R नेगेटिव कंबाइन हो जाए, यहां पर भी डायल्काइल मैग्नीशियम बन जाए। तो पॉइंट है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि यहां पर डायल्काइल मैग्नीशियम नहीं मिला जबकि फ्रैंकलिन को यहां पर डायल्काइल जिंक मिला। ऐसा डिफरेंस क्यों? देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। दोनों मेटल्स का आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कंपेयर करो। मैग्नीशियम और जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। देखो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना कम होगा, सुनेगा इस बात को अच्छे से, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना कम होगा उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतना कम होगी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी तो आर पार्ट की उस मेटल के साथ में एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि आर पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड चाहता है। तो आर पार्ट ऐसे मेटल के साथ में एसोसिएट होने की टेंडेंसी कम रखेगा जिस मेटल में आयनिक बॉन्ड बनाने का नेचर ज्यादा है। और आयनिक बॉन्ड बनाने का नेचर वो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम और जिंक में अगर आप कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है, जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है। अब जिंक का अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है मतलब जिंक में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है, और जिंक में अगर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है तो आर पार्ट के एसोसिएट होने की टेंडेंसी यहां पर ज्यादा होगी। इसलिए यहां पर हम बात करते हैं क्योंकि जिंक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है, तो 2R ग्रुप का एसोसिएशन भी यहां पर पॉसिबल हुआ, जबकि मैग्नीशियम में ऐसा नहीं था। इवन आप देखो ऐसे और मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, कैडमियम का भी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो मैग्नीशियम से कम होता है, जिंक के आसपास होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैडमियम का भी। तो आप देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैडमियम इज आल्सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। कैडमियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिंक के आसपास है, कैडमियम में भी आप कह सकते हैं 2 अल्काइल ग्रुप का एसोसिएशन होकर डायल्काइल कैडमियम बनता है। जैसे यहां पर डायल्काइल जिंक बना वैसे ही कैडमियम में भी डायल्काइल कैडमियम बनता है, क्योंकि कैडमियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी जिंक के आसपास है और मैग्नीशियम से कम है। इवन 2 अल्काइल ग्रुप क्या, इवन और भी ज्यादा अल्काइल ग्रुप का एसोसिएशन हो सकता है। मैं आपको वेल नोन एग्जांपल बताता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में टेट्रा इथाइल लेड। आप ध्यान देना, ये एक वेल नोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 शॉर्ट में इसे बोला जाता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मेटल है लेड, जिसके साथ में अगर आप देखेंगे तो 4 अल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है, 4 अल्काइल ग्रुप एसोसिएट हुए हैं, यहां पर तो 2 ही अल्काइल ग्रुप एसोसिएट हुए हैं, और मैग्नीशियम में 1 ही अल्काइल ग्रुप एसोसिएट हुआ है। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पर। आप सोचिए लेड की अगर बात की जाए तो देखो लेड हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, Pb+2 Pb+4। आप बता सकते हैं किस केस पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, +4 में स्मॉल केटायन, Pb+4 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो फिर तो वहां पर हम बात करते हैं कि 4 अल्काइल ग्रुप का एसोसिएशन Pb+4 के साथ में होकर के हमें टेट्राइथाइल लेड मिलता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात है, लेड का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिंक से भी कम होता है, लेड का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिंक से भी कम है, और उसमें भी किस कंडीशन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे,
Pb+2 के केस में, Pb+4 के केस में, +4 के केस में, तो हमें टेट्रा अल्काइल लेड मिला। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप एसोसिएट हुए जिंक में, मैग्नीशियम में नहीं। इसका रीजन है मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्लियर? बाकी कंसेप्ट तो वही है, बाकी कंसेप्ट तो जैसा हमने डिस्कस किया रिएक्शन में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड ऑल, वो सब कुछ तो वैसा ही है। और इस रिएक्शन का यूज भी आप अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं एक और केस ले रहा हूं, और नेक्स्ट अब हम मेटल यूज करेंगे यहां पर लिथियम एंड कॉपर। ध्यान देना। When alkyl halide is reacted with lithium in dry ether, when alkyl halide is reacted with lithium in dry ether, we get organometallic compound alkyl lithium. And when it is further reacted with copper iodide, we get a new organometallic compound lithium dialkyl cuprate. It is also an organometallic compound, and this organometallic compound, when it is reacted with Rx of your choice, that can be R-X. Again, in organometallic compound, R part is negative, and in Rx, R part is positive. This negative positive combination will give the product RR dash, and that is again the product similar to Woods reaction. क्लियर हो रही बात है? अब आप ध्यान देना। देखो यहां पर भी हमने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्मेशन की बात की है। बस आप ये देखते जाइए कि इन रिएक्शंस में जो हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना रहे हैं, वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वुड्स रिएक्शन में बनने वाले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम इन्हें एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट कर पा रहे हैं, और आइसोलेशन के बाद में जब उनकी फर्दर हम रिएक्शन आरएक्स के साथ में लेंगे, तो वो आरएक्स हमारा प्रीवियस आरएक्स से डिफरेंट हो सकता है, और अगर डिफरेंट हो सकता है तो हम अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसका भी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना। देखो इनिशियली यहां पर हमने मेटल यूज किया लिथियम। नाउ two equivalents of lithium will release 2 electrons, twice Li positive. फिर से वही, in Rx, R part is positive, X part is negative. So there will be addition of these two solvated electrons on deficient part, that is R part. ये bond break हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा R negative and X negative. और अब आप ध्यान देना, this time cation is +1, इस बार Li +1 है, +1 है तो 1 Li positive will get combined with X negative and the second Li positive will get combined with R negative. तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हम बात कर सकते हैं कि जब R नेगेटिव Li पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RLi, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और अब आप ध्यान देना, दिस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड RLi formed during the process is converted into a relatively more stable organometallic compound by its reaction with copper iodide. सुनिएगा इस बात को, ये जो RLi बना है यहाँ पर, इस RLi की रिएक्शन हम फर्दर करवाते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ में। और अब आप ध्यान देना, RLi की फर्दर कॉपर आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाने का हमारा पर्पस है टू गेट रिलेटिवली मोर स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देखो मेरा टारगेट यहाँ पर स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाना है, क्योंकि स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को ही मैं एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट कर पाऊंगा, और अगर मैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का आइसोलेशन कर पाऊंगा तभी तो सेकेंड रिएक्शन में आरएक्स मैं अपनी चॉइस का यूज कर सकता हूं। और उसमें अगर मैं आरएक्स डिफरेंट यूज करता हूं इनिशियल आरएक्स से, तो मैं अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर पाऊंगा, राइट। अब आप देखो, अगर मैं RLi की रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ कराता हूं तो मुझे रिलेटिवली स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कैसे मिलेगा, जरा आप इस बात को ध्यान देना। सुनिए, क्या मैं कह सकता हूं, इसमें अगर हम बात करें तो RLi में मेटल इज लिथियम और कॉपर आयोडाइड में मेटल कॉपर है। दोनों का अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कंपेयर करें, तो क्या आप बता सकते हैं विच मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कॉपर और लिथियम? आंसर है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लिथियम से कम है। और क्या मैं कह सकता हूं, जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होगा
अल्काइल ग्रुप की उस मेटल के साथ में एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या होता है, देखो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ कराते हैं, ये आर पार्ट यहां से सेपरेट होकर कॉपर के साथ में एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज कंपेयर टू लिथियम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विल रिप्लेस द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल प्रेजेंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल प्रेजेंट है लिथियम, इसको इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कॉपर आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आर पार्ट की लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर, अब यहां पर फॉर्मेशन होगा आरसीयू का। सुनिएगा, यहां पर आरसीयू अल्काइल कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब आप देखो, जैसे ही यहां पर आरसीयू का फॉर्मेशन होगा, इस आरसीयू के साथ में रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट जो आरएलआई मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर आरसीयू का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट जो अदर आरएलआई मॉलिक्यूल है, भाई नंबर ऑफ आरएलआई मॉलिक्यूल बने होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन में एक ही आरएलआई मॉलिक्यूल बनेगा। नंबर ऑफ आरएक्स मॉलिक्यूल आपने लिए होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम आपने लिए होंगे, तो नंबर ऑफ आरएलआई बने होंगे। जैसे ही आरसीयू का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ में सेकंड आरएलआई मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट होने का रीजन क्या है, आप सोचिए। देखो आरएलआई में अगर बात की जाए तो आरएलआई में आर पार्ट नेगेटिव है, और देखो आर पार्ट तो चाहता है कि वो अपना एसोसिएशन किसके साथ में रखे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में, राइट। अब आप सोचिए, अगर आर पार्ट एक्सक्लूसिवली लिथियम के साथ में कनेक्टेड रहता है, एक तो ये पॉइंट है, और अगर आर पार्ट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ कॉपर के साथ में अगर शेयर करता है, तो फिर तो उसको फायदा है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करने का मतलब है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर वाला नेचर सेटिस्फाई हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये आर पार्ट क्या करेगा, ये आर पार्ट 100% अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिथियम के साथ में शेयर ना करके कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कॉपर के साथ में शेयर करना चाहेगा। कोऑर्डिनेट होने का रीजन वही है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो होता क्या, देखो यहां पर ओवरऑल आप कह सकते हैं, इसका मतलब ओवरऑल 2 RLi मॉलिक्यूल, ओवरऑल आप कह सकते हैं 2 RLi मॉलिक्यूल will participate in reaction with copper iodide to form this product, and this combination can be written as R2CuLi। इस कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं R2CuLi। और अब आप कह सकते हैं यहां पर दोनों आर पार्ट, क्योंकि यहां पर दोनों आर पार्ट कॉपर के साथ में कनेक्टेड है, कॉपर के साथ में एसोसिएटेड है, एंड कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सो इट इज लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये हमने एक तरह से एक स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लिया। और ध्यान देना, दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज नॉन एज गिलमैन्स रिएजेंट। इट इज नॉन एज गिलमैन्स रिएजेंट। इसे कहा जाता है गिलमैन्स रिएजेंट। क्लियर हो रही बात है? एंड नाउ व्हेन दिस गिलमैन्स रिएजेंट इज रिएक्टेड विद आरएक्स, सुनिएगा इस बात को, इस गिलमैन्स रिएजेंट की जब हम रिएक्शन आरएक्स के साथ में लेते हैं, तो वो आरएक्स हमारी चॉइस का कोई भी हो सकता है। और आरएक्स में हम बात करते हैं आर पार्ट पॉजिटिव है, और अगर आप गिलमैन्स रिएजेंट में देखेंगे तो गिलमैन्स रिएजेंट में आर पार्ट नेगेटिव है। तो ये आर नेगेटिव पार्ट जब इस आर पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होगा, तो यहां पर भी प्रोडक्ट बन जाएगा आर डैश, दैट इज प्रोडक्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं, देखो इन प्रोसेसेस में अगर आप देखें, यूज ऑफ मैग्नीशियम, यूज ऑफ जिंक, यूज ऑफ कॉपर एंड लिथियम, इन रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो वुड्स रिएक्शन से यहां पर एक स्पेशल फीचर इन रिएक्शंस का क्या है, दीज प्रोसेसेस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आल्सो, जो वुड्स रिएक्शन में एप्रोप्रिएट मेथड नहीं था, क्योंकि वहां पर मिक्सचर फॉर्म हो रहा था। यहां पर मिक्सचर जैसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहां पर बन रहे हैं वो वुड्स रिएक्शन में बनने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से लेस रिएक्टिव है। आरएनए से तो सब लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इनमें जो मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो लेस रिएक्टिव है, तो हम इनको एज अ प्रोडक्ट आइसोलेट कर पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये एक बार फिर से समझना इस प्रोसेस को। देखो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, पहले हमने यूज किया मेटल लिथियम यहां पर फिर से वही सॉल्वेंट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो आर नेगेटिव एक्स नेगेटिव, Li पॉजिटिव, +1 है तो -1 के साथ कंबाइन होगा, 1 + 1 आर नेगेटिव के साथ जब कंबाइन होगा तो यहां पर हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है RLi, एंड दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय
इट्स रिएक्शन विद कॉपर आयोडाइड, क्योंकि कॉपर आयोडाइड में जो मेटल कॉपर है वो लिथियम से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा आर पार्ट लिथियम से सेपरेट होकर कॉपर के साथ में एसोसिएट होकर आरसीयू का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही आरसीयू बनेगा मिक्सचर में प्रेजेंट आरएलआई मॉलिक्यूल उसके साथ में कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि हर आर पार्ट चाहता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में एसोसिएट होना, और इस कॉम्बिनेशन को हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं R2CuLi, lithium dialkyl cuprate, that is known as Gilman's reagent, and when Gilman's reagent is reacted with Rx we get product RR. और अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो right from this reaction of Rx with lithium, right from this process reaction of Rx with lithium up to RR formation, ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कोरे हाउस सिंथेसिस. This complete process is known as कोरे हाउस सिंथेसिस. ये कंप्लीट प्रोसेस राइट फ्रॉम Rx रिएक्शन विद लिथियम अप टू RR फॉर्मेशन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरे हाउस सिंथेसिस. तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमने वुड्स रिएक्शन डिस्कस की जिसमें मेटल सोडियम यूज किया, हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन डिस्कस की जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें मिला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हमने जिंक की रिएक्शन यूज की जिसमें हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दो मिले RZNX और R2ZN, जिसमें R2ZN को हमने नेम दिया फ्रैंकलिन्स रिएजेंट और उसकी रिएक्शन Rx के साथ मिली दैट इज फ्रैंकलिन्स रिएक्शन. और अभी हमने कॉपर एंड लिथियम यूज किया जिसमें हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिला गिलमैन्स रिएजेंट और उसकी रिएक्शन हमने Rx के साथ मिली तो प्रोडक्ट RR बना, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने नेम दिया कोरे हाउस सिंथेसिस. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास हैं जिनमें हम प्रोडक्ट वुड्स के सिमिलर बना सकते हैं. क्लियर बात ये. तो अब मैं इसको पूरा इसका एक्सट्रैक्ट कंसाइज फॉर्म में मैं इसको लिख कर दे रहा हूं, आपको ध्यान देना. When this R1X is reacted with sodium in dry ether, इस केस में अगर बात की जाए तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा R1. यहां पर डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा R1. क्लियर हो रही बात है. चलिए, और इस केस में अगर बात की जाए तो द रिएक्शन इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन. राइट, चलिए अब आप ध्यान देना. इन सेकेंड केस व्हेन इट इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, क्वेश्चन है कि यहां भी R1 बनेगा. नो, आप ध्यान देना. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम देंगे R1MgX and that is known as Grignard's reagent. It is Grignard's reagent, and when this Grignard's reagent is further reacted with Rx, और अब जब इसकी रिएक्शन आप Rx के साथ में ले रहे हैं तो ये Rx आपकी चॉइस का हो सकता है, और अगर आप इसे R2 लेते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा R1. क्लियर होगी बात ये. और देखो, when it is reacted with zinc in dry ether, we get two organometallic compounds RZNX and dialkyl zinc, and this dialkyl zinc is known as Frankland's reagent. This dialkyl zinc is known as Frankland's reagent, and when it is reacted with Rx, यहां पर तो ये R1 है क्योंकि हमने इनिशियल कंपाउंड R1X लिया है, और जब आप इसकी रिएक्शन Rx के साथ में लेंगे और वो अगर आप R2X लेंगे तो इस केस में भी क्या होगा. देखो, in this organometallic compound R1 part is negative and in Rx R2 part is positive, so negative positive combination will give R1R2, and this reaction is called Frankland's reaction. It is Frankland's reaction, right? और अब आप ध्यान देना. First, reaction with lithium in dry ether. Reaction with lithium in dry ether. Second, followed by reaction with copper iodide.
followed by reaction with copper iodide will give this organometallic compound lithium dialkyl cuprate, and that is known as Gilman's reagent. It is Gilman's reagent. And when this Gilman's reagent is further reacted with Rx of our choice, that can be R2X, we get product R1R. And this complete process is known as Corey House synthesis. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं Corey House synthesis. इसे हम कहेंगे Corey House synthesis. क्लियर हो गई बात ये? तो ये ओवरऑल प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमें ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन की बात की है, और ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद में फिर हमने इसमें आरआर फॉर्मेशन की बात की है. क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आरआर. क्लियर पॉइंट ये? अब एक बात ध्यान देना, देखो मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम, कॉपर आयोडाइड, इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें हमें पहले ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड मिला, राइट? मतलब हमने जब आरएक्स की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाई तो हमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पहले एज अ प्रोडक्ट मिला, और जब सेकेंड रिएक्शन में हमने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आरएक्स की रिएक्शन उसके साथ में करवाई तो प्रोडक्ट आरआर मिला, राइट? वो कब? इन 3 केसेस में. यहां पर हमें प्रोडक्ट आरएनए नहीं मिला, आरएनए बना लेकिन वो एज अ प्रोडक्ट नहीं मिला. उसी कंडीशन में, उसी सेम रिएक्शन मिक्सचर कंडीशन में वो आरएक्स के साथ में रिएक्ट करके आरआर फॉर्मेशन कर देता है. ये तो डिफरेंस डिस्कस किया ना हमने. एक पॉइंट इसमें ध्यान देना, मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम, कॉपर आयोडाइड, इनमें हम जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना रहे हैं, ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट, फ्रैंकलिन्स रिएजेंट या गिलमैन्स रिएजेंट, इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो एल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं वो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए मोनोहैलाइड. ध्यान देना, इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्मेशन में एल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी डाइहैलाइड. एल्काइल हैलाइड डाइहैलाइड नहीं होना चाहिए. समझ में आ रही बात ये? जैसे मान लो आपको ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट बनाना है, अगर आपको ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट बनाना है तो ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट फॉर्मेशन में द हैलाइड शुड बी मोनोहैलाइड, इट कैन नॉट बी डाइहैलाइड. अगर आपको फ्रैंकलिन्स रिएजेंट बनाना है जिंक यूज करके तो इट शुड बी मोनोहैलाइड, इट कैन नॉट बी डाइहैलाइड. क्वेश्चन है डाइहैलाइड में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, सुनिएगा इस बात को. In formation of organometallic compound using magnesium or zinc, the halide used in the reaction should be monohalide. Should be monohalide if dihalide is used in the reaction, we directly get product similar to Woods reaction. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देना इसको अच्छे से, सुनिएगा इस बात को. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस कंपाउंड is this dihalide is reacted with sodium and dry ether. If it is reacted with sodium and dry ether, ये मान लो अगर आपको डायहाइड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ में लेंगे तो वही वुड्स रिएक्शन. शॉर्टकट अप्लाई करो, हाइड्रोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, हाइड्रोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, इससे डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो इससे तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोपीन, राइट? अब हमने डिस्कस किया कि अगर हम यहां पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करें लाइक मैग्नीशियम,
अगर हम यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करें लाइक मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये जब हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इसमें तो पहले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिलता है भाई, इसमें तो हमें पहले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिलता है ना RMgX, उसकी जब फर्दर आप रिएक्शन RX के साथ कराते हैं तब RR बनता है, यही तो मैंने आपको समझाया। तो यहां पर पॉइंट आता है कि क्या फिर इस केस में भी ऐसा होगा कि पहले हमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिलेगा और फिर हम एक अलग रिएक्शन कंडीशन लेंगे जिसमें प्रोडक्ट में RR मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा, यहां पर भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा ये, लेकिन अब इसमें क्या होता है, देखो आप देखो ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है RMgX। अब हमने तो डिस्कस किया कि जब इस RMgX की रिएक्शन हम फर्दर RX के साथ में लेते हैं तब हमें RR मिलता है, यही। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि हमें फर्दर RX लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये RMgX जैसा है तो इसी मॉलिक्यूल में RX जैसी यूनिट भी प्रेजेंट है। ये अगर RMgX जैसा है तो इसी मॉलिक्यूल में ये यूनिट RX जैसी प्रेजेंट है। अब होता क्या, देखो यहां पर हम बात करते हैं कि RMgX में R पार्ट नेगेटिव है, राइट, और मैग्नीशियम वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर इस क्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहां से लीव करना चाहता है, तो ये यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करना चाहता है। और मैंने आपको पहले बताया, देखो अगर किसी एटम से कोई ग्रुप लीव करना चाह रहा है तो एटम उस ग्रुप को तभी जाने देगा जब उसका लॉस बैलेंस करने के लिए उसके पास सोर्स अवेलेबल हो। आप सोचिए अगर ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करना चाहता है तो कार्बन इसे जाने देगा। क्यों जाने देगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो नेगेटिव पार्ट वाला कार्बन है, ये कार्बन अपना लॉस यहां से बैलेंस कर लेगा और इस तरह से इसमें से Cl लीव कर जाता है और ये Cl इस MgCl के साथ कंबाइन होकर बना देता है MgCl2। और आप सोचिए अगर MgCl2 इसमें से निकल जाएगा तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइहैलाइड लेंगे तो यहां भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा, बट नॉट एज अ प्रोडक्ट। उस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में फर्दर इटसेल्फ प्रोसेस होकर MgCl2 एलिमिनेट होकर ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम डाइहैलाइड लेंगे तो डाइहैलाइड के केस में चाहे आप मैग्नीशियम लो और चाहे आप इसकी जगह जिंक यूज करो, आप इसकी जगह जिंक यूज कर लो, तो यहां पर भी क्या होगा, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट वुड्स के सिमिलर मिल जाएगा, एल्कीन। क्या पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब अगर हमें पहले ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाना है फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शन RX के साथ में करवाना है सेकंड चॉइस में, तो वो हैलाइड हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, मोनोहैलाइड। उस केस में हमें हैलाइड कौन सा यूज करना पड़ेगा, मोनोहैलाइड। अगर आप मोनोहैलाइड यूज करोगे तो इन केसेस में आपको RMgX प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन डाइहैलाइड के केस में RMgX बनेगा लेकिन वो एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो इटसेल्फ आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कीन में। यही मैंने लिखा, इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यूजिंग मैग्नीशियम और जिंक द हैलाइड्स यूज्ड इन द रिएक्शन शुड बी मोनोहैलाइड, इट शुड बी मोनोहैलाइड। If dihalide is used in the reaction, we directly get product similar to Woods reaction. अगर आपने डाइहाइलाइड यूज कर लिया तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल वुड्स के सिमिलर बन जाएगी। जैसे वुड्स में हम कहते हैं कि सिंगल रिएक्शन में डायरेक्ट RR बन जाता है हाइड्रोकार्बन, वैसे इनमें भी क्या होगा, सिंगल रिएक्शन में ही हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये डिफरेंस रहेगा मोनोहैलाइड और डाइहाइलाइड के केस में। सो इट इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। क्लियर?